हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 की क्लास चली है और यह अध्याय 5 में है या चैप्टर 5 में है और ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इस पार्ट में हम जानेंगे राज्य और राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? राज्य के बारे में जानेंगे, राजा के बारे में जानेंगे और प्राचीन गणराज्य के बारे में जानेंगे। और पाठ का नाम क्या है? तो राज कौमा राजा एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए साथियों बात करते हैं कैसे थे कुछ लोग। जो क्या था सिस्टम, तो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि शासक कैसे बने होंगे। क्या है? कुछ लोग शासक कैसे बने होंगे। तो लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के द्वारा करते हैं। और जो पहले चुनाव होता था वो किसके द्वारा होता था? मतलब जो राजा का चुनाव होता था वो अब से लगभग, मतलब जब किसकी रचना हुई थी तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद की रचना हुई थी 3500 साल पहले। तो उसके बाद से लगभग 3000 साल पहले की प्रक्रिया है कि राजा का चुनाव होता था। और राजा का चुनाव ऐसे होता था, जो एक समूह होता था या कबीला होता था, उसमें जो सर्वोच्च व्यक्ति होता था, योग्य होता था, सर्वशक्तिशाली होता था, उसे क्या दिया जाता था? उसे दिया जाता राजा का पद या आपके लिए मुखिया बना दिया जाता था। जैसे आज क्या है, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है? बीटीसी मेंबर होते हैं, प्लस क्या होता है? प्रधान होता है। तो गांव का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। प्रधान के बाद क्या होता है? जो होते हैं बीटीसी होते हैं, फिर क्या होता है? सरपंच होते हैं। तो ऐसा सिस्टम था लगभग 3000 साल पहले। ऐसा सिस्टम था कि उस समय चुनाव होता था या जो मतदान होता था, जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे या जो कबीले के सर्वोच्च लोग होते थे, वो किसका चुनाव करते थे? तो वो राजा का चुनाव करते थे। और वो किसके द्वारा चुना जाता था? तो प्रजा के द्वारा चुना जाता था, या जिसे हम जन बोलते हैं। उस समय क्या बोला जाता था? तो जन बोला जाता था। तो आइए साथियों बात करते हैं। मैंने सारा कुछ एक ही डेफिनेशन बता दिया और यही यही क्या कहता है आपकी इसमें प्रक्रिया में दे रखा है, जो इसमें लिखा हुआ है। और क्या होता था, जब धीरे धीरे परिवर्तन होता गया तो राजा हुआ, तो क्या होता था फिर? जब ऋग्वेद काल से हम निकलते हैं, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो फिर क्या होता है? फिर आपका क्या होते हैं? अश्वमेध यज्ञ होता है, घोड़ा छोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा है कि जो राम जी यज्ञ कराते हैं, उसके बाद क्या होता है? जिसे कौन सा यज्ञ बोला जाता है? तो उसमें अश्वमेध यज्ञ बोला जाता है। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। और घोड़ा क्या जाता है? घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जो घोड़ा जिस क्षेत्र में जाएगा उससे क्या होता है? उससे युद्ध करना होता है। क्या होता था? घोड़ा जिस क्षेत्र में जाएगा, किसी ने पकड़ लिया, उस क्षेत्र में क्या हो जाता होता था? युद्ध होता था। उस समय ये कहानी थी। तो आइए साथियों यही बात करते हैं। इस टॉपिक में यही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता दूं। तो लगभग 50 वर्ष पहले हमें अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम कैसे चुनाव करते आ रहे हैं? कैसे चुनाव करते आ रहे हैं? तो मतदान के द्वारा चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत लेकिन बहुत लोग शासक कैसे बनते थे? मतलब ऐसा माना जाता है बहुत पहले जो लोग थे वो शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि राजा क्या होता था? संभावित जन लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो राजा होता था किसके द्वारा चुना जाता था? जन के द्वारा चुना जाता था। पहले की बात है, जब ऋग्वैदिक काल की समय की बात था। फिर जब उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या होता है? जो राजा होता था फिर उसका पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा समय आता चला गया। और ऐसा ही उत्तर वैदिक काल में ऐसा ही होता रहा। फिर बहुत ज़्यादा जो वहाँ के जो महिलाएं थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया और बहुत सारे मतलब भोग पाखंड की प्रक्रिया चालू हो गई जब उत्तर वैदिक काल आता है उसमें। परंतु करीब 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। मैंने आपको बताया था कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, मैंने बता दिया ना। अभी यज्ञ चालू हो गया जब उत्तर वैदिक काल आने लगता है, हल्के हल्के। मतलब अभी ऋग्वैदिक काल चल रहा है और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो रहा है।
फिर क्या होता था, आयुध राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ बड़े 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 यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ का आयोजन था जिसमें क्या होता था, एक घोड़े को राजा के द्वारा लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब वो स्वतंत्र, अगर उसे कोई उस घोड़े को पकड़ेगा तो क्या होगा, उसे या दूसरा कोई राजा रोकेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। यही यही सिस्टम था। उस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करनी पड़ती, सॉरी, लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, तो मैं आपको बता दूं, लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, तो लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे क्या है, सर्वशक्तिशाली है। कैसा है, सर्वशक्तिशाली है। मतलब वो बलवान नहीं है जो किससे, मतलब युद्ध राजा से युद्ध कर सके, जो वहाँ का सर्वशक्तिशाली है। अरे मैं तो कहता हूँ घोड़ी छोड़ दो, घोड़ा उसी के पीछे भाग जाएगा यार। अश्वमेध करने की जरूरत ही नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली होता था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। मतलब जो पुरोहित कौन होते थे, जो ब्राह्मण होते थे आपके, या मैं आपको बता दूं जो पुरोहित होते थे, मतलब इन्हें क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। जिन्हें क्या बोला जाता है, पंडित जी बोला जाता है। उनके द्वारा यज्ञ क्या होता था, संपन्न होता था। आगे क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन पर या बाघ की खाल पर, मतलब बाघ की खाल का मतलब क्या होता है, शेर की खाल के विशेष आसन पर बिठा दिया जाता था। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचार होता था। जो मतलब सारथी होता था, उसका क्या होता था, सहचार होता था। और युद्ध के अवसर पर वह राजा के युद्ध के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी जो रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब कैसा, एक बाबूजी बने, आराम से बैठे रहो। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते। जो पुरोहित होते थे वो पवित्र राजा के ऊपर जल का छिड़काव करते थे और कई अनुष्ठान करता था। जैसे आज भी क्या है ना, जैसे आपने यज्ञ होता हुआ तो क्या होता है, जो जल देते हैं, क्या होता है कि अपने आप ऊपर छिड़क लो, या पंडित जी होते हैं वो जल को क्या करते हैं, ऊपर छिड़काव करते हैं कि ये अपने शरीर पर छिड़क लो, ये क्या है, ये जल है, पवित्र जल है, या इसे गंगा जल बोलते हैं। जिसे विष वैश्य जो अन्य सामान्य लोग थे वो क्या लाते थे, राजा को उपहार लाते थे। और जिन्हें पुरोहित क्या मानते थे, सूत्र मानते थे। जो कौन, कैसे, जो लोग बंदी बना लिए जाते थे, फिर क्या वो लोग काम करने लगे धीरे धीरे। उसमें से कुछ ही लोग कैसे कर लिए गए, अपने घर के काम में राजाओं ने क्या कर लिया, बंदी बना लिए कि हमारे हिसाब से ये काम करो, हमारे हिसाब से वो काम करो। जैसे आज के दौर में क्या होता है, जो मजदूर होता है उससे जो मालिक, मतलब जो मजदूरी पे ले जाता है, उससे क्या होता है, मतलब अगर ये डुबाने तो कहता है ओए ईंट लेके आ, यही तो होता है। अगर मसाला बनवाना है, कल मसाला बना ले, ओए चल मसाला बना के लेके आ। तो ऐसे भी उस समय था, जो राजा के द्वारा युद्ध क्षेत्र में जो क्षेत्र विजय करते थे, वहां से जो व्यक्ति मतलब बंदी बना लिए जाते थे, उनको क्या बोला जाता था, विष या वैश्य बोला जाता था। और फिर इन्हें जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, जो आपके आर्य थे, उन्हें क्या बोलते थे, शूद्र बोलते थे। क्यों शूद्र बोलते थे, क्योंकि वो लोग उस कबीले के नहीं थे। किस कबीले के नहीं थे, वो आर्य कबीले के नहीं थे, उनके विरोधी थे। वो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, इसीलिए उन लोगों को क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। ये मतलब ऋग्वेद में इसका वर्णन मतलब आया तो थोड़ा ही है,
मतलब ये कहानी कहाँ की चालू हो जाती है, उत्तर वैदिक काल की चालू हो जाती है। और उत्तर वैदिक काल में ये क्या शूद्र कर दिया गया और इनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में जाने से मना किया, अनुष्ठान क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी, मंदिरों पे जलपान करने पर मतलब जो मंदिर होते हैं उन पर जल चढ़ाने पर रोक लगा दी, आपके तालाब कुआं मतलब जैसे धार्मिक स्थल थे, मतलब जहाँ जो आर्य लोग थे मतलब जैसे पानी भरना, कुएं से पानी भरना, नल से पानी भरना, नल तो था नहीं होगा मतलब कुआं ही होगा, उससे पानी भरना, मतलब सब पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। और उनको कैसे दे दिया, जैसे आज के दौर में जो लोग आज कमाने जाते हैं जैसे पंजाब हरियाणा, तो क्या होता है वो रोड के किनारे झुग्गी डाल लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है कि कहीं रोड पे झुग्गी डाल लेते हैं, या आपके गांव के बाहर मतलब जो मतलब कोई ठहरवा आता है मतलब कोई मालिक होता है खेत का, तो कहता है हमारे खेत में झुग्गी डालो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका मन करे तब छोड़ के चला जाना। तो ऐसा ही होता था उस समय। क्या था कि जो उनको शूद्र बोला जाता, तो जो पुरोहित थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, मतलब उनका धुत्कार कर दिया। और जो जिन्हें शूद्र कहा जाता था, जो राजा के द्वारा बंदी बना लिए गए जो लोग थे, उनको दूर मतलब रहने के लिए जगह दी गई थी। कहाँ किन से, जो राजा था और आपके जो पुरोहित थे। और फिर क्या क्या होता है कि जो राजा के ऊपर मतलब जैसे यज्ञ करते गए, यज्ञ की प्रक्रिया उन्होंने मतलब इतनी तेज कर दी, या आपका बता दो इतना चलन कर दिया उन्होंने। अगर लड़का हो तब भी यज्ञ, पुत्र हो तब भी मतलब पुत्री हो तब भी यज्ञ, कोई धार्मिक अनुष्ठान मतलब कोई जीत भी करके आया क्या होता था तब भी यज्ञ होता था। मतलब इतना जो आर्य लोग होते उन्होंने इतना ढोंग पाखंड चालू कर दिया। और फिर क्या हुआ, ये भी उनकी चालाकी थी, वो लोग थे मतलब 10%, और जो राजा था मतलब वो 20 मतलब वो 90% है। फिर क्या हो गया, 90% पे भारी पड़ने लगे। और आज भी वो कहानी है संध्या 21 की, ये भी संध्या 21 में भी यही कहानी है कि जो मतलब जर्नल कैटेगरी है आपकी, जो मतलब शिक्षित लोग हैं, वो भी क्या है 90% व्यक्ति पे आज भी भारी है 10%। तो मैं सारी बात बता दी आपके लिए, इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, मैं तभी पढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए क्योंकि मैंने आपको सारी परिभाषा इसमें बता दी। राजा के ऊपर क्या होता था मैंने बताया, पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कार्य अनुष्ठान करता था। विष कथा वैसे जैसे सामान लोग उपहार लाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। विष अथवा वैसे जैसे सामान लोग उपहार लेके आते थे जिन्हें क्या मानते थे लोग, पुरोहित सूत्र मानते थे। और कई अनुष्ठानों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, मैंने आपको बता दिया। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वह कौन कौन से वर्ग से शामिल थे। मतलब वर्ड की बात करें तो कैसे हुई थी इसकी रचना, वर्ड की रचना किस में हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें क्या होता है, वर्ण व्यवस्था चालू हो जाती है। और वर्ण व्यवस्था कहती थी वो जन्म जन्म क्या मतलब वो कैसी कर दी, कर्म काम के आधार पर कर दी उन्होंने, क्या कर दी मतलब वर्ण व्यवस्था लागू कर दी। मतलब आप चाहे कुछ भी हो जाओ, आप चाहे शाकाहारी हो जाओ, रहोगे आप मांसाहारी की कैटेगरी में। तो ये सिस्टम था। जैसे देखते हैं, जैसे इस समय उत्तर भारत में खासकर जैसे जो गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। कहाँ पर, जो गंगा यमुना क्षेत्र है ये आपका इलाहाबाद क्षेत्र, यहाँ रचे गए। ऋग्वेद रचे होने के कारण उस ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। किसके बाद में, ऋग्वेद के रचे होने के कारण कौन सी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे सामवेद है, इसकी रचना किसमें हुई है तो मैं बता दूं उत्तर वैदिक काल में हुई है। यजुर्वेद है आपका, अथर्ववेद है तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, किसमें, अनुष्ठान तथा उनके संपादन विधाई बताई गई। सॉरी यार, अन्य ग्रंथ शामिल हैं। और पुरोहितों द्वारा इसमें भिन्न अनुष्ठानों उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। और उस समय कई समूह थे जिन्हें जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक,
पशुपालक, पशुपालक ये मतलब पशुपालन करना, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग क्या थे, शामिल थे। जहाँ कुछ कथा पुरोहित कथा योद्धा कैसे थे, वैभवशाली थे, और वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी क्या होते थे, धनवान होते थे। और दूसरी ओर जो पशुपालक थे, आपके शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे, और शिकारी तथा भोजन संग्रह के क्या ये लोग थे, कैसे थे, निर्धन थे, मतलब गरीब थे। कैसे थे, गरीब थे। पुरोहितों ने लोगों को क्या कर दिया, 4 वर्गों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। किसमें, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। किसने किया, ये पुरोहितों ने किया। और जिन्हें क्या कहा गया, बड़ कहा गया। और उनके उनके अनुसार प्रत्येक बड़ के अलग अलग क्या कर दिए, कार्य निर्धारित कर दिए। जैसे पहला जो ब्राह्मण होता था उसका कार्य था वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें क्या मिलते थे, उपहार मिलता था, मतलब दक्षिणा मिलती थी। दूसरा स्थान किसका था, शासकों का हो गया। मैंने बता दिया ना, उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुए, वो जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, वो क्या हुए, सर्वोच्च हो गए। किससे, क्षत्रिय से। और सबसे पहले क्या सर्वोच्च थे, तो क्षत्रिय सर्वोच्च थे। जो राजा था वो सर्वोच्च था, जिन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता। ये किसके किसके स्थान पर आ गए, दूसरे स्थान पर आ गए। सॉरी बार बार। और उनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तथा तीसरे स्थान पर आ गए वैश्य। उन्हें क्या कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। ये क्या होते थे, कृषक होते थे, पशुपालक होते थे। और इन्हें क्या कहा जाता, जो व्यापारी होते थे। इन्हें किसमें शामिल कर दिया, तो इसमें क्या थे, कृषक लोग थे, पशुपालन थे, और व्यापारी लोग थे। ये क्या कर दिए, ये आपके किस में कर दिए, वैश्य में शामिल कर दिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ में आने का अधिकार था। किन किन को, क्षत्रियों को और वैश्य को, दोनों में यज्ञ में किस में आने का अधिकार था, तो मैं आपको बता दूं, यज्ञ में आने का अधिकार था। वर्णों में शूद्र को क्या दिया गया, अंतिम स्थान था। शूद्रों का क्या था, अंतिम स्थान था। कौन सा स्थान था, अंतिम स्थान था। और शूद्रों का अंतिम स्थान था। उनका कार्य होता था तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना, मतलब पानी पिलाना, रोटी मतलब खाना पान मतलब करना। ये क्या था उनका, मतलब उनका क्या कर दिया, उन्होंने अधिकार कर दिया कि आप किन की सेवा करोगे, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, की क्या करोगे, सेवा करोगे। और उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें क्या मतलब उपाधि दी गई, तो उन्हें शूद्रों की उपाधि दी गई। और इसमें क्या होती थी, महिलाएं भी शामिल थी। और उन्हें किस में अधिकार नहीं था, तो मैं बता दूं, कोई भी उन्हें धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। जो उनकी राजा की जो पत्नी, उनकी जो मतलब जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनकी पत्नियां थी, उनको यज्ञ कार्य में जाने का अधिकार नहीं था। उनको भी क्या किसकी उपाधि में रखा गया, तो मैं बता दूं, शूद्र की कैटेगरी में उनको रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें जो पंडित महिलाएं होती थी, या आपकी जो पंडितानी होती थी, राजा की जो पुरोहितनी होती थी, उनको यज्ञ में मतलब धार्मिक अनुष्ठान में जाने का भी अधिकार नहीं था। प्लस उनको वेदों के अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। क्यों, क्योंकि आप किसके लायक हो, आप पढ़ने के लायक नहीं हो। आप किसके लायक हो, सिर्फ घर का कार्य करो, खाना बनाओ, और क्या करो, अपने पति की क्या करो, सेवा करो। उन्हें इस लायक समझा था मात्र। ये थी उत्तर वैदिक काल की स्थिति। आगे क्या होता है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर कर दिया गया। पहले क्या था, जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था, उसमें क्या था कि जो जो कहा गया था, आपका जो कार्य था वो किसके आधार पर था, तो वो कर्म के आधार पर था। अब इसमें क्या कर दिया गया, जन्म के आधार पर कर दिया गया। अगर आप राजा के घर में पैदा होते हो तो आप राजा ही बनोगे। अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए हो तो आप ब्राह्मण ही बनोगे। आप वैश्य के घर पैदा होते हो तो आप वैश्य ही बनोगे, व्यापारी कहलाओगे। अगर आप शूद्र के घर पैदा होते हो,
चाहे आप डिग्री कोई सी प्राप्त कर लो, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने मतलब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी व्यक्ति थे, तभी उन्हें क्या समझा गया, उन्हें शूद्र की उपाधि दी गई। शूद्र की उपाधि दी गई। तो देखते हैं पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों को मैंने बताया चार, मतलब जो उदाहरण के तौर पर जैसे ब्राह्मण की माता पिता की संतान क्या होती थी, ब्राह्मण होती थी, मैंने आपको बता दिया। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार भी और शिकारी तथा भोजन संग्रह के शामिल थे, मैंने बता दिया। उन्हें क्या कहा गया, शूद्री कहा गया। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों का दफनाने का तथा जलाने का क्या करते थे, काम करते थे, और इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये क्या थे, अगर कोई व्यक्ति इनसे स्पर्श हो जाता था, अगर आपको छू लेता था तो क्या हो जाता था, वो आप पवित्र माना जाता था। जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या करते थे, अपने ऊपर जल छिड़कते थे, सोनपान करते थे, कई बार स्नान करते थे, तब अपने आप को क्या समझते थे, पवित्र मानते थे। अरे मरने के बाद में चाहे ब्राह्मण हो, जो वहां पर मरघट में रहता है, शमशान भूमि में जाता है, तो हाथ तो उसका भी लगना है ना। अरे मरने के बाद भी तो अपवित्र हो गए, सोचने वाली बात है। तो ये था, इतना अंधकार था उस समय जब उत्तर वैदिक काल आता है। जैसे कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, अरे सब है तो एक ही मतलब चाहे आप कोई सी कैटेगरी में आते हो, आप चाहे पंडित हो, चाहे मतलब ब्राह्मण हो, आप चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, अरे सबका खून एक ही है। अरे माता पिता तो सबके एक ही हैं, कोई माता पिता की ना तो कोई जाति होती है, ना आपने कभी माता पिता की जाति सुनी है, कोई जाति नहीं होती है। अरे चाहे हिंदू हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे मुस्लिम हो, मतलब जितनी कैटेगरी है सबके माँ बाप होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता अलग हैं, उसके माता पिता अलग है। अरे मतलब माता पिता तो अलग होंगे, मतलब उनकी क्या है, कोई जाति पात नहीं होती है, कोई वो नहीं है अलग से। तो इसीलिए क्या किया गया, विरोध किया गया। जैसे जनपद, अब चलते हैं जनपद के बारे में। किसके बारे में, जनपद क्या था, जनपद क्या कहलाता था, या जनपद किसे कहा जाता था। तो मैं आपको बता दूं, महायज्ञ करने वाले राजा अब क्या जन के राजा ना होकर क्या कहलाए, जनपद के राजा माने जाने लगे। कैसे, जब मान लो एक कबीला का क्या होता था, प्रमुख होता था। जो प्रमुख होता था उसे किसके द्वारा जो कबीला या जन कहा जाता था। जब उसकी कबीला की मतलब जनसंख्या हो गई, बढ़ती गई, तो हल्के हल्के किस में कन्वर्ट हो गया, वो जनपद में कन्वर्ट हो गया। और जन के बाद क्या बन गया, जनपद बन गया, जिसे क्या बोला जाता है, आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं या जिला बोला जाता है। जिसका जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह होता था। जो मतलब यहाँ जो लोग होते थे, मतलब बसते थे, या गांव जिला बोला जाता है, क्या होते थे, अर्थ जन के बसने की जगह होती थी। पुरातत्वविदों ने इस सभी जिन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि इन जो लोग थे झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे, और वे गेहूं, चावल, दाल, जौ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल क्या उगाते थे। अब से 3000 साल पहले गन्ना मतलब इतनी सारी फसल उगाते थे, मतलब 9 फसलों का ज्ञान था। और जो आप कटोरा देख रहे हैं, ये कटोरा क्या है, तो चित्र धूसत पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां मिली हैं। जो ऐसी कटोरी आप देख सकते हैं, डिजाइन है, ज़्यादातर थालियां मिली हैं और कटोरियां भी मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर तथा चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा।
मतलब विशिष्ट कार्य में, मतलब कोई ब्रह्म, मतलब कोई जैसे आपका कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उसमें ऐसे बर्तनों का क्या किया जाता था, किया जाता होगा, प्रयोग किया जाता होगा। जैसे आप चलते हैं, क्या आपने तुमने किसी किसी ऐसी फसल का नाम सुना जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रास्तलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता था, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में उल्लिखित है। ये जो आप देख सकते हैं डिजाइने कैसी है, ये ज्यामितीय आकार में इसमें डिजाइन दे रखी है। अब चलते हैं महाजनपद काल। पहले पढ़ा था हमने जनपद के बारे में, अब पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद क्या है, तो मैं आपको बता दूं लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। मतलब क्या हो गए, कुछ जनपदों का फैला हुआ मतलब कन्वर्ट हो गए, कबीला राजा के द्वारा जीत लिए गए और इन्हें क्या कर मतलब इकट्ठे हो गए और जनपद अधिक मतलब जैसे 4-6 मतलब वो थे, मान लो जिला थे, अब वो क्या कर लिए, राजा ने जीत लिए। फिर उन क्या हो गए, वो एक ही कैटेगरी में परिवर्तित हो गए। तो क्या कहलाए, वो जनपद कहलाए, महाजनपद कहलाए, जिसे क्या बोला जाता है, नगर बोला जाता है या महानगर बोला जाता है। और उसकी क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपकी उत्तराखंड की जैसे देहरादून है। तो ऐसे क्या हुआ, कन्वर्ट होते चले गए। जैसे देखते हैं, करीब 3500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, मतलब विस्तृत हो गए। और मानचित्र में आप देख सकते हो, मतलब मैप में दिखाया जाएगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जो कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इन चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची तथा प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, जो आप देख सकते हैं, ये इधर क्या आप गंधार है, इधर झेलम है, इधर तक्षशिला, ये नदी आपकी, ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं। इसमें क्या मिल रही है आपकी, काबुल भी सिंधु मिल रही है और आपकी क्या मिल रही है, तक्षशिला भी, झेलम भी, और चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये क्या है सब, ये सिंधु नदी की क्या है, सब सहायक नदियां हैं। और सबसे ज़्यादा बस्तियां कहाँ मिली हैं, तो मैं आपको बता दूं, गंगा और सिंधु के क्षेत्र में कितनी बस्तियां मिली हैं, तो लगभग प्रेजेंट टाइम में लगभग 1500 बस्तियों की खोज हो चुकी है। और इधर क्या आपकी देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या आपकी ब्रह्मपुत्र है, और आपकी ये रही क्या, ये गंगा है, ये आपकी गंगा कौशल, इधर आप देख सकते हैं गंगा है, और आपकी गंगा, और इधर क्या है आपकी, ये सिंधु नदी है। आगे चलते हैं। और क्या करते थे, शक्ति का प्रदर्शन करते थे, अपनी जो मतलब शक्तिशाली राजा होता था वो क्या करता था, दूसरे किले पर क्या करता था, अधिकार करता था, उस राजा को हरा देता था। तो उस पर क्या होता था, उस पर उसका क्या होता था, जनपद का क्या हो जाता था, अधिकार हो जाता था उसका, राजा का। और इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लोगों की लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा अपनी सेना रखने लगे, मतलब पहले क्या था, राजा कोई सेना नहीं रखते थे। जब ऋग वैदिक काल चल रहा था उस समय क्या होता था, जो कबीला क्षेत्र के लोग होते थे, अगर कहीं मतलब गाय चोरी हो गई, भैंस चोरी हो गई, तो सारे लोग जाते थे और वो धन होता था, मान लो अगर धन जीत के लाए या गाय जीत के लाए तो कुछ तो राजा को दिया जाता था, कुछ प्रजा को मतलब समय बांट दिया जाता था पहले। अब क्या होता था, जो राजा के द्वारा आक्रमण किया जाता था उस पर राजा का अधिकार होता था, ना कि उसकी प्रजा को दिया जाता था। अब क्या होता है, राजा अपनी स्थायी सेना रखने लगे और फिर राजा का ही क्या हो गया, नियमित मतलब जो सिपाही होते थे उनका क्या कर दिया गया, नियमित वेतन स्थापित कर दिया गया। जैसे आप मान लो कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो आपकी क्या होती है तनख्वाह, महीनेदारी तनख्वाह होती है।
वैसा ही ऐसा मतलब ऐसा चालू हो गया सिस्टम। जैसे कुछ राजा मतलब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, और कुछ भुगतान संभावित आहत सिक्के, मतलब आहत सिक्के क्या होते थे, इन पर मतलब क्या होती थी, आहत सिक्के उन्हें बोला जाता है, जिन पर क्या होता था, नक्काशी की हुई होती थी, गुदे हुए सिक्के होते थे। जैसे आज के दौर में 2 रुपए का सिक्का या 4 रुपए मतलब 5 रुपए का जो गिरौटा है, या आपका 10 रुपए का सिक्का है, उसमें किसकी मोहर है, अशोक की मोहर है, अशोक का स्तंभ है, और आपके 10 रुपए लिखे हुए हैं, तो वो भी क्या आहत सिक्का कहलाता है। जय महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजा से किस प्रकार भिन्न है, दो भिन्न थे, दो अंतर बताइए। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मतलब ईंट की दीवार का मतलब भाग का निर्माण है। ये लगभग 2500 साल पहले का है, और देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये ईंटों के आप जो चुनाई हो रखी है, मतलब वैसे आप सीढ़ियोंदार, ये देख सकते हैं आप, बताइए। ये आपका कहाँ है, कौशाम्बी। अच्छा, अब चलते हैं, अब तक तो जब पढ़ा था हमने जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, अब पढ़ेंगे हम कर के बारे में। कर क्या होता था, कर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, महाजनपदों के जो राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के जो राजा के लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर क्या कर दिया गया, नियमित रूप से कर वसूलने लगे। और किस पर, प्रजा पर। उन्होंने क्या कर दिया, फसल पर क्या लगा दिया, कर लगा दिया, सबसे महत्वपूर्ण कर था। और क्योंकि लोग, अधिकांश लोग कृषक थे, मतलब क्या थे, मतलब किसान थे, तो उन पर क्या लगा दिया, उपज का 1/6 हिस्सा, 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिससे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। भाग किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राजा के द्वारा फसलों पर लगाया गया कर, राजा के द्वारा कृषकों की फसल पर लगाया गया 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। उसे कहा जाता था, तो उसे भाग कहा जाता था। फिर कारीगर के ऊपर भी क्या कर लगा दिए गए, जो पुराने क्या करते थे, श्रम के रूप में चुकाते थे, मतलब मजदूरी कर कर। जैसे बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। मतलब जो राजा के पास जो एक सुनार, मतलब जो लोहार होता था या आपका सुनार होता था, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था राजा के पास। फिर जो पशुपालक थे, जानवर या जो उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालकों को क्या करता था, जानवरों तथा उनके उत्पादकों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदते और बेचने पर क्या करना, कर देना पड़ता था, अगर सामान बेचता है या खरीदता है। आज भी बाजार में, जैसे गांव देहात की बाजार लगती है, आप अगर किसी सामान को बेचो और जब आप शाम को बैठे रहोगे, तो क्या होगा, एक जो मतलब बाजार का मतलब जो मेन आदमी होता है, वो क्या होता है, शाम को रुपए वसूलने आता है। तो वैसा ही क्या होता था, व्यापारियों से सामान खरीदने बेचने पर क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और जो आखेटक तथा खाद्य संग्रह को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, किसको, राजा को। अब चलते हैं, आखेटक तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे, क्या देते होंगे, तो कृषि में परिवर्तन। तो आइए देखते हैं, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े 2 परिवर्तन आए। हल्के फाल मतलब क्या हुए, अब लोहे के बनने लगे। पहले मैंने बताया जो उस समय जो काल चल रहा था, ऋग्वैदिक काल से पहले, उसमें दिखाया जो ऋग्वैदिक काल में, तो आरंभिक नगर में, तो उसमें दिखाया था जो हल थे, जो हड़प्पा काल से मोहनजोदड़ो से मिले, वो किसके हल थे, तो मिट्टी के खिलौने के हल थे, मिट्टी के खिलौने के हल रहे होंगे। ऐसा क्या, मतलब मिट्टी के हल थे, मिट्टी के हल का क्या मिला है, खिलौना मिला है। और खल किसके होंगे, हल किसके होंगे, जो फाल होगी किसकी होगी, कांट की होगी, मेरे अंदाज से यही माना जाता है। उस समय तो लोहे का कोई प्रचार प्रसार तो था नहीं, या आपका तांबा का होगा या पीतल का होगा, जिसका भी हो। अब क्या होने लगा, कठोर जमीन को भी लकड़ी
की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छड़कर धान उपाजने के बजाय धान की पौध तैयार कर रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था और ये काम ज़्यादातर दासियाँ तथा भूमिहीन खेती जो मजदूर होते थे वो करते थे। अरे यार, आज भी देखो, अगर आप जैसे धान की फसल करते हैं तो उसमें देखते हैं आप कितनी मेहनत होती है। पहले खेत जुतवाओ, नक डालो, फिर कधैर लगवाओ, फिर सारा दिन क्या होता है, पौध उखड़ती है, फिर गड़वाओ। तो कमर तोड़ तो मेहनत होती है, क्योंकि वो लचके होते हैं, लचके धान की रोपाई होती है। और नहीं की हो तो देख लेना एक बार करके। अब चलते हैं सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में। और का खंड देखते हैं, जिसमें किसके बारे में जानेंगे? तो मगध के बारे में जानेंगे। और उस समय क्या था, जो मगध था सब जनपदों में क्या था, सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, जो जनपद था, वो कौन सा था? मगध जनपद था। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियों से मगध होकर जो वहाँ की जो मगध के क्षेत्र से दो नदियाँ निकलती थी, कौन सी थी? सोन और गंगा, जैसी मतलब गंगा और सोन नदियाँ जैसी दो नदियाँ मगध से होकर निकलती थी। वहाँ किसकी सुविधा थी? यातायात की फुल सुविधा थी, जल वितरण भी पूर्ण व्यवस्था होगी, और ज़मीन उपजाऊ होने के लिए बहुत क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। और क्या थी वहाँ पर, मतलब जंगल थे, वो भी हरे भरे थे। जब किसी क्षेत्र में पानी की सुविधा होगी या यातायात की सुविधा होगी तो उस क्षेत्र में हर चीज़ अच्छी होगी, प्लस फसल भी अच्छी होगी। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें क्या किया गया, प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया गया था। यही नहीं, जंगलों से घर, लकड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे, अयस्क की खदानें हैं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए क्या थे, बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे, कौन थे? मैंने आपको बताया था, बिम्बिसार और अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु हुए। और अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया। कहाँ तक? उत्तर से पश्चिम तक फैला दिया। मतलब बिहार में राजगिरी थे, आधुनिक क्या है, जो राजगीर है, और कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। जो राजगिरी था, जिसे क्या बोला जाता, राजगिर था, वो कहाँ की राजधानी? तो मैं बता दूं, मगध की राजधानी कौन सी? राजगिर है। और आज के दौर में उसे क्या बोला जाता था? तो आज के दौर में बोला जाता है पाटलिपुत्र, और आज का क्या है, उसे पटना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटना। पहले उसकी राजधानी राजगिरी थी, जो क्या बोला, आधुनिक काल में अब क्या इस समय राजगीर है। और उसके बाद में फिर राजगीर के बाद में मगध की राजधानी कौन सी बनी? फिर बनी पाटलिपुत्र, जिसे क्या बोला जाता था? पटना बोला जाता है। 2300 साल पहले की बात है, जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, तो पूरी दुनिया को क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। पूरे भारत को क्या, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। जो मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था, और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों को जीतता हुआ कहाँ पहुँच गया? भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि ये इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी क्या थी? सेनाएं थी। अरे सिकंदर की सेनाएं कांप गई, किसके मारे? अजातशत्रु के मारे। किसके मारे? बिम्बिसार और अजातशत्रु के मारे। और नाम सुन गई। अब चलते हैं बज्जी। ये क्या है?
जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। ये क्या थे? जनपद थे। और उसके नज़दीक ही कौन सा राज्य था? तो मगध के पास में क्या था? बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ये भी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या कहा जाता है? गढ़ या संघ कहते थे। क्या कहते थे? गढ़ या संघ कहते थे। और गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ, संघ मतलब क्या होता था? संगठन होता था, या क्या होती थी? सभा। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे, और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, कथा, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। और शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कथा जो कर्मकार इन सभाओं में क्या हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब उनकी बात कैसी होती थी? गुप्ती होती थी। और कहाँ होती थी? ये उनके मतलब अलग क्षेत्र में उनकी बात होती थी, अलग ही। जैसे कोई मान लो, आपने देखा हो कि कोई प्रधान हो या कोई पुलिस वाला दरोगा आए या कुछ भी, मतलब जो मेन आदमी होता है या कोई मुख्य आदमी हो, अगर बच्चे 4-6 खड़े हैं तो क्या होता है? उनको हटा दिया जाता है कि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वैसा ही था उस समय। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया जाता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। किससे लिया जाता है? दीर्घ निकाय से लिया जाता है। और दीर्घ ग्रंथ क्या है? दीर्घ निकाय एक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और इन्हें करीब 2300 साल पहले क्या गया? लिखा गया था। किसे लिखा गया था? तो दीर्घ निकाय ग्रंथ को। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्हें अपनी मंत्री बहिष्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्होंने पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का क्या पालन करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, और बड़ों का सम्मान, समर्थन तथा उनकी बातों का ध्यान देते। तो ये किसने कहा था? तो मैं आपको बता दूं, ये किसने कहा था? बौद्ध ने कहा था ये। और ये बात सत्य है। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका घर परिवार हो, अगर आपके जो घर परिवार के सदस्य होते हैं, अगर मिलकर रहते हैं तो क्या रहता है? और बड़ों की बात मानते हैं। अगर वो बात सही है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो परिवार कैसा रहता है? खुशहाल रहता है। उस परिवार में क्या होती है? उन्नति होती है। चाहे कोई भी हो, किसी का भी परिवार हो। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतलबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने तथा जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बज्जी अन्य जनपदों से कैसे भिन्न था? तो ये तो आप देख ही सकते हैं। अब चलते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन राज्यों को संघ को जीतना चाहते थे। किसको? बज्जी संघ को जीतना चाहते थे। किसको? बज्जी जनपद को जीतना चाहते थे। इसके उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद क्या? गुप्त शासकों ने गढ़ तथा संघ विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। और ये चलते हैं आपके मतलब इसमें समझते हैं अन्यंत्र ये क्या दे रहा है। एटलस में यूनान मतलब अच्छा एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता था? प्रजातंत्र कहा जाता था या गणतंत्र कहा जाता था। जिसमें क्या होता था? राजा का शासन न होकर किसका शासन होता था? प्रजा का शासन होता था। या प्रजा के द्वारा क्या होता था? राजा चुना जाता था। किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता था। और उसमें क्या होता था? कोई दास नहीं, मतलब किसी को दास नहीं रखा जाता था। वे क्या होते थे? वे स्वतंत्र होते थे। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई है? तो मैं आपको बता दूं, यूनान और एथेंस में। तो ये जानते हैं, देखते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल पहले तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर
उन सभी पुरुषों को पूर्णतः नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। क्या नहीं थे? दास नहीं थे, वे उन्हें क्या थी? पूर्ण नागरिकता प्राप्त थे। अरे दास कौन नहीं होंगे यार, वही मतलब वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। कुछ शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी। मतलब नौसेना का अर्थ क्या है? मतलब लॉटरी का अर्थ क्या है? जैसे पर्ची डाली जाती होगी, जैसे कोई लॉटरी निकालते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? पर्ची डालते हैं ना। तो उसी के द्वारा नागरिकों को सेना में और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। किसका? नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले तथा काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। किसको? जो विदेशी लोग थे उनको। एथेंस में खदाने, खेतों, घरों तथा कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी क्या मिली? नागरिकता नहीं मिली। अच्छा, अब चलते हैं कल्प वैशाली को सभागार में। अच्छा, कुछ उपयोगी शब्द हैं जैसे क्या है? राजा, अश्वमेध, बर्ड, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर और पौधारोपण, गढ़ कथा, संघ, प्रजातंत्र। तो ये क्या कुछ उपयोगी शब्द है। राजा क्या होता था? जो मतलब प्रजा का क्या होता था? जो पहले क्या होता था? सरदार होता था। और फिर क्या हो, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें राजा क्या, जो सरदार होता है वो क्या हो जाता है? राजा हो जाता है। और राजा किसके आधार पर हो जाता है? तो जन्म के आधार पर हो जाता है। अश्वमेध क्या ये होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें राजा क्या छोड़ता था? एक घोड़ा छोड़ता था। और अगर कोई घोड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो यहाँ पर जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था, अगर उस क्षेत्र में किसी राजा के द्वारा घोड़ा रोका जाता था तो उसे क्या होता था? तो उस राजा से यज्ञ करना पड़ता था। किससे? जिसने अश्वमेध यज्ञ कर कर वो घोड़ा छोड़ा है। बड़ क्या होती थी? बड़ जो चार बड़ों के आधार पर पुरोहितों ने जो चार जातियों को किसके आधार पर कर दिया? तो मैं आपको बता दूं, जन्म के आधार पर कर दिया। और कितनी वर्ड कर दिए? तो 4 वर्ड हो गए। कौन से? मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जनपद क्या होता था? तो मैं आपको बता दूं, जनपद क्या होता था? जैसे कबीला था, कबीले में क्या होता था? जो मतलब मान लो 20 लोगों का यह समुदाय होता था, 50 लोगों का एक समुदाय होता था। और जब वो हल्के हल्के क्या हुआ, मतलब बढ़ता हो गया तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया? आपका जनपद में कन्वर्ट हो गया आपकी। आइए चलते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन। सही या गलत लगाओ। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। क्या था? तो ये बिल्कुल सही है। किसमें? जो घोड़ा मतलब जो यज्ञ के जो अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य में गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को क्या होता था? यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का झिड़काव करता था। ये गलत है। क्या करता था? जो पुरोहित होता था उसमें पवित्र जल का क्या करते थे? वो छिड़काव कर देते राजा के ऊपर। प्रातःविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। तो ये भी गलत है। प्रातःविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, ये गलत है। महाजनपदों में कुल बहुत से नगर किलाबंद थे। ये क्या है? सही है। और आपका ये क्या है? 2 गलत है। 1 2 3 गलत है आपके। और पहला वाला लास्ट वाला क्या है? सही है। फिर ये आपके चलते हैं। आकेटक, खाद संग्रह, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक निम्न थे। महाजनपद राजा का समय तो क्या होते थे? अरे आपके मान लो क्या, व्यापारी, कृषक आ जाएंगे यहाँ, आपके आ जाएंगे शिकारी, संग्रह, पशुपालक और शिल्पकार। फिर चलते हैं आपके समाज में भी समाज के भी कौन से समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते? तो मैंने आपको बताया था, जो दास जो स्त्रियां या दास कथा जो कामकार गणों की सभा में क्या लेते थे? हिस्सा नहीं ले सकते। जो
कामगार थे, जो मजदूर थे, जो दास थे और स्त्रियां की थी, सबों में क्या नहीं ले सकती थी, हिस्सा नहीं ले सकती, ये थी। फिर आपके आ जाओ, फिर आपके फिर आपके आ जाओ नए शासक, मतलब 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले, और सिकंदर का आक्रमण, ढेर निकाय का लेखन, ये 300 साल पहले का समय है। और आपके गणतंत्र संघ राज्यों का अंत, ये देखो 1500 साल पहले। तो ये तो थे आज का चैप्टर, अध्याय आपका 5 का। ये आपके डेफिनेशन, आपकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका चैप्टर 5 अध्याय 5। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे बहन भाइयों के पास पहुंच सके। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसी क्लास है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जब तक आपने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास नहीं पढ़ी है तब तक आप क्या है, पूरी तरीक़ा से आप क्या है, मतलब आप पूरी तरीके से मतलब शिक्षित नहीं है, या मैं कह सकता हूँ पूरी तरीक़ा से क्या है, भरपूर नहीं है, मतलब अंदर से क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री ऐसी बुकें हैं, क्योंकि जो परीक्षा का क्या है 90% हिस्सा ये यहीं से है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आती है हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय भीम, जय भारत।